एग्जाम्पल कहता है कि मिस्टर रघु हैज सोल्ड द इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर रुपीज 50 लाख, 50 लाख की सोल्ड करता है किसको? मिस्टर कुमार को। एंड एसडीवी कितना है? 60 लैक्स। क्या बोला? हाँ हाँ, मैंने जो करने के लिए बोला था तो ये एक बार जब तक वो नहीं आते कोई एग्जाम्पल निपटा लो, ठीक है? क्या होगा? कुछ भी नहीं है। मिस्टर रघु और मिस्टर कुमार, इसने एक प्रॉपर्टी सेल की है 50 लाख की, लेकिन उसकी एसडीवी थी कितनी? 60 लैक्स, ठीक है? एंड एओ ने क्या किया कि रेफर कर दिया मैटर टू वैल्यूएशन ऑफिसर। वैल्यूएशन ऑफिसर को मैटर जो है वो रेफर कर दिया है, ठीक है? वैल्यू डिटरमिन्ड बाय वैल्यूएशन ऑफिसर इज 65 लाख, दूसरा केस है 55 लाख, तीसरा केस है 52 लाख, 45 लाख। तो जल्दी से बताओ मेरे को कि उसका फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन क्या क्या करेंगे? जल्दी बताओ कैसे सॉल्व किया जाएगा इसको। पहले केस में अगर मैं बताऊं कि जैसे 60 लाख थी, अब वैल्यूएशन ऑफिसर को भेज दिया, वैल्यूएशन ऑफिसर ने बोला कि भाई 65 लाख है, तो बताओ इसको 50C लगेगा या नहीं लगेगा? पहले तो ये बताओ, पहले 50C लगेगा या नहीं लगेगा? 50 लाख और एसडीवी से कम है, पहला कंडीशन सेटिस्फाइड होती है, यस। दूसरी कंडीशन क्या थी कि दूसरी कंडीशन क्या थी? डिफरेंस जो है वो एक्चुअल के 5% से ज्यादा होना चाहिए। तो एक्चुअल का 5% कितना है? 2.5 लाख। एक्चुअल कितना है? 50 लाख ना। 50 लाख का 5% कितना होता है? 2.5 लाख। 100 का 5% होता है 5 लाख। 50 का 5% कितना होगा? 2.5 लाख, ठीक है? 2.5 लाख आ गया। अब 2.5 लाख क्या डिफरेंस से ज्यादा है? डिफरेंस कितना है दोनों में? 50 लाख और 60 लाख में 10 लाख। तो क्या दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती हैं? कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं। 50C एप्लीकेबल हो जाएगा, यस 50C एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है? अब एप्लीकेबल तो बोलो सेकंड कंडीशन। हाँ तो 10 लाख ज्यादा है ना, 10 लाख डिफरेंस ज्यादा है 2.5 लाख से, तो सेटिस्फाई हो गया ना दूसरा कंडीशन। हाँ ठीक है, तो 50C आ जाएगा। अब जब 50C आ जाएगा यहाँ पे, तो हम क्या बोलेंगे? तुम्हारे लिए फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन क्या मानेंगे? 60 लाख। लेकिन एओ ने रेफर कर दिया मैटर टू वैल्यूएशन ऑफिसर, और वैल्यूएशन ऑफिसर ने एसडीवी निकाली 65 लाख। क्या 65 लाख को माना जाएगा या 60 लाख को माना जाएगा? 60 लाख को। समझ में आ गया? पहला हो गया, 60 लाख को माना जाएगा। देख लो, पहला जो केस है वो है 60 लाख को माना जाएगा। वैल्यूएशन इग्नोर उसकी, यानी कि वैल्यूएशन जो है 65 लाख की वैल्यूएशन को क्या किया जाएगा? इग्नोर किया जाएगा, ठीक है? और फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन किसको माना जाएगा? 50 लाख। सेक्शन 50C shall be applicable because difference is more than 5% और 5% ऑफ 50 लाख, ठीक है? अकॉर्डिंगली कैपिटल गेन शैल बी कंप्यूटेड हो जाएगा। और जब बायर है मिस्टर कुमार, उसको क्या 56/10 लगेगा? यस 56/10 लग जाएगा। और उसको भी क्या चीज हो जाएगा? 10 लाख का 10 लाख पर उसको क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो बोलो yes. चलो, अगर सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन में बोला कि उसने वैल्यूएशन किया और 55 लाख निकाला। अब 55 लाख क्या 60 से कम है? यस 60 से कम है। क्या उसको कंसीडर किया जाएगा? यस उसको कंसीडर किया जाएगा। कंसीडर किया जाएगा तो शैल बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन क्या मान लेंगे? 55 लाख। 55 लाख मान लेंगे। क्यों? क्योंकि 50C एप्लीकेबल हो जाएगा। एक तो कम में बेचा है, 50 लाख में बेच दिया, जबकि वैल्यू है 55 लाख। और 55 का 5%, 50 का 5% कितना होता है? 2.5 लाख। डिफरेंस कितना है दोनों का? डिफरेंस कितना है दोनों का? 5 लाख। 5 लाख बड़ा है 2.5 लाख से, सेटिस्फाई हो जाती है कंडीशन, ठीक है? या फिर सिंपली क्या करोगे? सिंपली क्या करना है 50C लगाने के लिए? 50 लाख का 105% निकालो। 50 का 105% यानी कि 52.5 लाख। अगर एसडीवी 52.5 लाख तक है तो 50C एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन अगर एसडीवी 52.5 लाख से ज्यादा है तो क्या हो जाएगा? एप्लीकेबल हो जाएगा। यहाँ पे तो 52.5 लाख से ज्यादा है तो एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है? अकॉर्डिंगली हमारा कैपिटल गेन निकाला जाएगा। और उसके बाद क्या होगा? बायर को क्या लगेगा? 56/10 लग जाएगा, यस। कितनी वैल्यू पे? डिफरेंस पे 5 लाख। डिफरेंस 5 लाख है ना,
अच्छा, तीसरी कंडीशन वो बोलता है कि 52 लाख, अगर वो डिसाइड होता है 52 लाख का, तो क्या होगा, इट इज लेस देन 60 लाख, 60 लाख से तो कम है, यानी कि उसको कंसीडर तो किया ही जाएगा। अरे बोलो, वैल्यूएशन वैल्यूएशन ऑफिसर का तो कंसीडर किया जाएगा ना 52 लाख। अच्छा, 52 लाख तो कंसीडर किया जा रहा है, लेकिन लेकिन क्या 50C एप्लीकेबल रहेगा, ये बताओ, क्या 50C एप्लीकेबल रहेगा? देखो, पहली कंडीशन थी कि एसडीबी से कम पे होना चाहिए, यस, एसडीबी से कम, एसडीबी से कम पे, एसडीबी हमारी 52 लैक्स, ठीक है, उससे कम पे बेचा है 50 लाख, उस पर कम पे बेचा, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड, क्या दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाती है? जो डिफरेंस है 2 लाख का, डिफरेंस कितना है, 2 लाख का, क्या ये ज्यादा है 2.5 लाख से? नहीं, 2.5 लाख से ज्यादा नहीं है ना, 5% ऑफ 50 लाख, तो यानी कि 50C एप्लीकेबल होगा क्या? नहीं, 50C एप्लीकेबल नहीं होगा, तो कितनी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा, जितना उन्होंने दिखाया है, 50 लाख ही दिखाया है उन्होंने, तो ठीक है, 50 लाख को हमने मान लिया, क्योंकि ये 50C शैल नॉट बी एप्लीकेबल, और अकॉर्डिंगली क्या, जब वो 50C ही वहां पे एप्लीकेबल नहीं हुआ, तो सामने वाले को क्या एप्लीकेबल होगा, 56(2)(10)? नहीं, उसको भी एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर 45 लाख निकाला उसने, यानी कि उसने बेचा और उसने कहा कि एफडी, जो एसडीवी है वो है 45 लाख, तो क्या कंसीडर किया जाएगा? हाँ, क्योंकि 60 लाख से कम है, कंसीडर तो किया जाएगा बिल्कुल, लेकिन 50C लगेगा कि सामने वाले को? अब नहीं, 50C का तो सवाल ही नहीं उठता, क्यों? क्योंकि भाई एसडीवी तुम बता रहे हो 45 लाख, और उसने बेचा तो, और उसने बेचा है 50 लाख, यानी कि एसडीवी से ज्यादा पे ही बेचा है, तो नहीं लगेगा। जब नहीं लगेगा तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना, जितने पे उन्होंने बेचा है 50 लाख, और सामने वाले को 56(2)(10) भी नहीं लगेगा। बात आ गई यहाँ पे समझ में? ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करता हूं कि व्हाट हैपन इफ मैटर इज नॉट सेंड टू वैल्यूएशन ऑफिसर, वैल्यूएशन ऑफिसर को अगर मैटर सेंड नहीं करते, तो क्या चीज होता? मैटर सेंड नहीं किया मतलब 60 लाख में ही उसकी एसडीबी फिक्स कर दी गई, तो क्या होगा, 60 लाख, तो सेम वही चीज हो जाएगा ना कि 56(2)(10) तो मिलेगा ही, लगेगा सामने वाले को, और 50C इसको लग जाएगा मिस्टर आर को, कितना है कि सेल कितने में किया है, 50 लाख में, और डिफरेंस भी 2.5 लाख से ज्यादा है, 10 लाख आ गया ना, 2.5 लाख से ज्यादा है, तो यानी कि क्या 56(2)(10) लग जाएगा इसको, और फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या मान लिया जाएगा, 60 लाख, अकॉर्डिंगली कैपिटल गेन निकाल देंगे, और 56(2)(10) सामने वाले को लग जाएगा, और 10 लाख पर उसको देना पड़ेगा। बी का आंसर पहले लिखा हुआ है, और ए का आंसर बाद में बताया हुआ है। समझ में आ गया क्या ये वाला एग्जाम्पल? अच्छा, एक और बात बताओ, अब आगे इसने बोला कि इफ प्रॉपर्टी इज फर्दर सोल्ड, अगर प्रॉपर्टी को फर्दर सोल्ड किया गया बाय द बायर, बायर ने अगर सोल्ड किया, देन व्हाट विल बी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा उसके लिए, जब बायर सोल्ड कर देगा, यानी मिस्टर कुमार को सोल्ड किया था, मिस्टर कुमार अगर आगे सोल्ड करेगा, तो उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा इन केसेस में, जल्दी बताओ। ए के केस में फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो माना गया है वही होगा, अरे बोलो, मिस्टर एक्स ने अगर उस पे, जल्दी बताओ, उस पर 10 लाख का, कौन क्या था हमारा क्वेश्चन में था मिस्टर रघु ने कुमार को सेल किया, मिस्टर रघु ने अगर कुमार को सेल किया, मिस्टर रघु ने अगर कुमार को सेल किया, और इसने अगर आगे सेल किया किसी को, तो इसके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डिपेंड करेगा कि इसको 56(2)(10) अगर लगा है, तो जितना इसने फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना होगा वही होगा क्या, तो बोलो, जितना इसने फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना होगा उतना ही होगा ना इसको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, है ना, क्योंकि ये खरीदी तो हुई, जितना इसने सेल माना उतना इसकी खरीद, तो यानी कि कितना माना, 56(2)(10). अच्छा, इसके इसके केस में 60 लाख हो जाएगा क्या इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन? यस। आगे इसकी इसके इसके केस में 55 लाख हो जाएगा, इसके केस में 50 लाख, के केस में 50 लाख ही हो जाएगा, और आगे इसके केस में 50 लाख, तो वही है ना, 60 लाख, 55, 50 लाख, 50 लाख और 60 लाख, जो भी उसका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन रहेगा वो बन जाएगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ इसका, बोलो, जो बायर का था,
बायर अगर आगे सेल करेगा तो उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बनेगा। ठीक है, चलो आ जाओ, अब क्लास शुरू हो रही है यहाँ। सेक्शन 50 सीए, सेक्शन 50 सीए क्या बोलता है? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इन केस ऑफ सेल ऑफ अनलिस्टेड और अनकोटेड शेयर फॉर लेस देन फेयर मार्केट वैल्यू, फॉर लेस देन फेयर मार्केट वैल्यू। क्या होता था? इसने बोला कि फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन किसको क्या मानेंगे? अगर अनलिस्टेड शेयर आपने सेल किए लेस देन दी फेयर मार्केट वैल्यू, मान लो कि फेयर मार्केट में वैल्यू चल रही थी एक शेयर की, आपके पास एक शेयर है और शेयर कौन सा है ये, लिस्टेड या अनलिस्टेड? अनलिस्टेड शेयर, अनलिस्टेड शेयर है। ठीक है, अब लिस्टेड शेयर का मतलब क्या होता है? लिस्टेड शेयर मतलब, कोटेड शेयर मतलब मींस शेयर कोटेड ऑन एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज विद रेगुलरिटी, क्या चीज है, फ्रॉम टाइम टू टाइम। टाइम टू टाइम रेगुलरिटी क्या चीज हो रही है उसमें? where the quotation of such share is based on current transaction made in ordinary course of business। यानी कि जो भी लिस्टेड अगर शेयर्स हैं, एक लिस्टेड शेयर्स क्या होते हैं कि इसमें करंट बायर और करंट सेलर होते हैं, यही होता है। उसके बेसिस पे इनके रेट्स जो हैं वो तय हो जाते हैं कि एक बंदे ने बोला कि इस शेयर की प्राइस है, मैं इसको खरीदना चाहता हूँ 10 रुपए में, तो 10 रुपए उसकी प्राइस बन जाएगी। दूसरा कहता है 15 रुपए में खरीदना चाहता हूँ, तो 15 रुपए बन जाएगी। तो यानी कि करंट ट्रांजैक्शन प्राइस के बेस पर उसका रेट फिक्स हो जाता है लिस्टेड का। लेकिन हम यहां पे बात कर रहे हैं अनलिस्टेड की। अनलिस्टेड को अगर बेचा आपने फेयर मार्केट वैल्यू से कम, अगर फेयर मार्केट वैल्यू मान लो उसकी बोल रखी है 25 रुपए और आपने बेच दिया 15 रुपए में, तो क्या होगा? वेयर एनी है ये, वेयर एनी अनकोटेड शेयर which are not listed on recognized stock exchange is sold less than the fair market value, then full value of consideration क्या माना जाएगा? फेयर मार्केट वैल्यू को ही माना जाएगा। जैसे कि अब मान लो कि मिस्टर एक्स ने बेचा मिस्टर वाई को एक शेयर 10,000 शेयर बेच दिए, जिसकी कितने में बेचा? एट द रेट 15 में बेच दिया, लेकिन उसकी फुल वैल्यू फेयर मार्केट वैल्यू थी 25 रुपए। समझ में आ रहा है? तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इस केस में क्या चीज हो जाएगा, जल्दी बताओ? 25 रुपए, यानी कि 10,000 इंटू 25, यानी कितना हो जाएगा? 2,50,000 रुपए। ठीक है, कोई इसमें भारी तो कुछ समझने लायक है नहीं, समझ में आ गया क्वेश्चन? चलो 50D, सेक्शन नंबर 50D क्या बोलता है? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इन केस ऑफ सेल कंसिडरेशन इज नॉट असर्टेनेबल। मान लो मिस्टर एक्स ने अपना घर बेच दिया इसको, ठीक है, इसको घर बेचा मिस्टर वाई को। अब सेल कंसिडरेशन, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या मानते हो? जो हमें मिलता है, यही मानते हो ना, जो हमें मिलता है कंसिडरेशन में? अरे बोलो, इसने क्या बोला? मेरी एक जैगवार कार ले लो, मेरी एक जैगवार कार ले लो, इसके बदले में मैंने घर दे दिया और जैगवार कार दिया और प्लस 3 लाख रुपए और दे दिए। समझ में आ रहा है? और जैगवार कार जो थी यहाँ पे, उसकी वैल्यूएशन मेरे को पता नहीं चल रही, क्यों? क्योंकि वो बहुत पुरानी थी, मॉडल इसका बहुत पुराना था। ठीक है, तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू अभी पता नहीं लग पा रही है। जब फेयर मार्केट वैल्यू इसकी पता नहीं लग पा रही है, अगर मैं बोलूँ इसकी फेयर मार्केट वैल्यू है, इसकी फेयर मार्केट वैल्यू है 50 लाख रुपए प्लस 3 लाख रुपए, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन निकल जाएगा? निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा? लेकिन हुआ क्या कि भाई इसकी फेयर मार्केट वैल्यू हमको पता नहीं लग पा रही है कार की, तो हमें कंसिडरेशन भी नहीं पता लग पाएगा। तो यही तो होगा ना, जब कंसिडरेशन नहीं पता लग पाता है, नॉट असर्टेनेबल। जब नॉट असर्टेनेबल हो गया तो जो एसेट हमसे जा रही है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू ले लो, फेयर मार्केट वैल्यू ले लो। इसकी फेयर मार्केट वैल्यू मान लो कि 50 लाख थी, तो यानी कि फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना हो जाएगा? 50 लाख। समझ में आ रहा है या नहीं? अरे बोलो, आ रहा है ना? मान लो इसने इसको बेचा था, तो इसकी फुल वैल्यू, फुल मार्केट वैल्यू हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लिखेगा ये? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जितने में इसने खरीदा होगा ये घर, घर कितने में खरीदा होगा? मान लो 2 लाख में खरीदा था, 2 और 3 में, तो वैसे ही हो जाएगा 2 लाख। बेस में क्या चीज आ जाएगा इंडेक्सेशन में? 02 एंड 03, ऊपर 19 एंड 20। समझ में आ गया या नहीं आ गया? वेयर एनी पर्सन क्या लिखा है? वेयर एनी पर्सन हैज ट्रांसफर्ड एनी कैपिटल एसेट्स
एंड सेल कंसिडरेशन इज नॉट असर्टेनेबल, असर्टेनेबल ही नहीं है, देन फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग कैपिटल गेन फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सच एसेट्स, कौन सा एसेट था, जो एसेट जा रही है हमसे, उस एसेट्स का फेयर मार्केट वैल्यू ही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बन जाएगा। कुछ नहीं है, अब कुछ भी चैप्टर में नहीं रह गया, मैंने सब कुछ आपको पहले से ही बता दिया है, अब सीधा सीधा काम चलता रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया क्या? आगे बढ़े, चलो। कैपिटल गेन ऑन कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर एक्सेट्रा इनटू द शेयर्स, बताओ ये कहां पे पढ़ा था हमने, डिबेंचर को, और डिबेंचर को हमने कन्वर्ट करके शेयर बना दिए, कहां पढ़ा था हमने, पढ़ा था ना 47 में, जिसको हमने बोला था कि ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, उसको पढ़ा था हमने, सेक्शन 47 में बोला था कि अगर कन्वर्जन कर दिया डिबेंचर होल्डर्स का किसमें, शेयर्स में, तो उनको उनको उसको क्या नहीं माना जाएगा, ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। जब ट्रांसफर ही नहीं माना जाएगा सेक्शन 47 में, तो कैपिटल गेन भी अराइज नहीं होगा। हाउएवर इफ सब्सिक्वेंटली दीज शेयर्स हैव बीन सोल्ड, अगर इन शेयर्स को दोबारा सोल्ड कर दिया तो क्या हो जाएगा, कैपिटल गेन तब तो लगेगा। अच्छा एक बात बताओ, जब तब कैपिटल गेन लगेगा, अब मान लो कि ऋतिका ने सेल कर दिया इशिता को, क्या सेल किया सर, सर सेल कर दिया, इसने खरीदे थे डिबेंचर होल्डर, समझ ये थी क्या डिबेंचर होल्डर, यानी डिबेंचर्स थे, इसको कन्वर्ट करके शेयर्स दे दिए गए, ऋतिका को कन्वर्ट करके शेयर्स दे दिए गए, तब तो ये ट्रांसफर हुआ क्या, ट्रांसफर तो नहीं हुआ, अरे बोलो, ऋतिका ने सेल किया तो इशिता को क्या शेयर्स, मान लो इसने परचेज किए थे डिबेंचर्स 02 का एग्जांपल अभी नहीं लेते, इंडेक्स पे देखना, वैसे इंडेक्स आपके पास है, चलो ठीक है, इंडेक्स तो है ही ना आपके पास, 02 एंड 03, इसमें परचेज किया कितने शेयर्स, कितने डिबेंचर, 10% डिबेंचर्स लिए उसने, कितने 10,000, 10% डिबेंचर ले लिए उसने, 10,000 10% डिबेंचर्स लिए एट द रेट ऑफ 10 ईच, ठीक है। अब इसको क्या किया, कंपनी ने कन्वर्जन कर दिया इनटू शेयर्स 1:2, 1:2 में का कन्वर्जन मतलब जिसके पास एक डिबेंचर है उसको कितना देंगे, सॉरी 2:1, टू इज टू वन के रेशो में, यानी जिसके पास एक डिबेंचर है उसको 2 शेयर दे देंगे। तो यानी कि अब बताओ पहले, जैसे ही कन्वर्जन हुआ, अब कन्वर्जन के वक्त कोई क्या 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 ट्रांसफर हुआ है कन्वर्जन के वक्त, क्या इसे ट्रांसफर बोलेंगे, नहीं ट्रांसफर तो नहीं बोलेंगे, और ट्रांसफर जब नहीं बोलेंगे तो कैपिटल गेन भी नहीं आएगा। अच्छा कन्वर्जन कब हुआ सर, सर 5 और 6 में कन्वर्जन हो गया, ठीक है 5 और 6 में कन्वर्जन हो गया, तो क्या कैपिटल गेन लगा होगा, नहीं लगा होगा। अब इसके पास क्या हो गए होंगे, क्या डिबेंचर रहे होंगे, नहीं डिबेंचर तो नहीं रहे होंगे, अब इसके पास क्या रहे होंगे जल्दी बताओ, कितने शेयर्स, हाँ उसके पास 20,000 के शेयर्स रहे होंगे, 20,000 के शेयर्स रहेंगे ना, 20,000 के शेयर्स इसके पास रहेंगे के पास, तो 20,000 उसने बोला 20,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ हम 10 ईच, ठीक है ये शेयर्स उनको दे दिए। अब 20,000 शेयर्स को क्या किया, 1920 यानी कि 1 अप्रैल 2019 में उसने इशिता को सेल कर दिए 20,000 शेयर्स, कितने शेयर्स उसने सेल कर दिए, 20,000 शेयर्स ने शेयर्स को सेल कर दिया। जब 20,000 शेयर्स को सेल कर दिया, क्या अब कैपिटल गेन आएगा, अब कैपिटल गेन हमारा आकर रहेगा।
कैपिटल गेन आएगा। तो कैपिटल गेन कैसे निकलेगा यहाँ से, किसके लिए कैपिटल गेन निकलेगा सर? रितिका के लिए कैपिटल गेन निकलेगा। कितना निकलेगा? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, जल्दी बताओ। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आ जाएगा? कितने में सेल किया सर, ये तो पूछो। सेल करने की वैल्यू तो पूछो, ये तो कंपनी ने, उस कंपनी के पास है ना। सेल किया है उसने 25 रुपये में, 20,000 सेल किया है उसने एट द रेट ऑफ 25 ई। समझ में आया? तो कितना आ जाएगा? 25,000 इंटू 25, यही आएगा। बोलो कितना हो गया? 25,000 इंटू 25 आ गया 6,25,000 रुपीज माइनस 20, सॉरी 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 25, वेरी गुड सर, ही तो 20,000 शेयर्स, 20,000 आ गया। तो इसका क्या चीज़ आ जाएगा? ये 20,000 शेयर्स इंटू 25 कितना आ जाएगा? 5 लाख रुपए, यही रहेगा। इसके बाद कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जल्दी बताओ। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे, कितनी पड़ेगी? रितिका को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी थी बताओ, कौन बताएगा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 20,000 इंटू 10 आएगा, या फिर जितने में उसने परचेज किया था उस वक्त उतना आएगा? 10,000 इंटू 10 परचेज, बताओ। बीच में तो कैपिटल गेन लगा नहीं, तो यानी कि कितने प्रीवियसली जितने में खरीदा था वही तो आएगी। यस, तो यानी कि 10,000 इंटू 10 कितना आ गया? 1 लाख रुपए। 10,000 इंटू 10 यानी कि 1 लाख रुपए। अब 1 लाख बेस ईयर क्या आएगा? 2, 3, 02 और 03, और अभी का 19 एंड 20, यही आएगा। जल्दी से निकाल लो कितना आएगा। कितना कितना है? 23 का कितना है? ये तो 289 आ गया। ये कितना आ गया? 105। ये 105 हो जाएगा, तो 1 लाख इंटू 289 डिवाइड बाई 105 कितना आ गया? 275238, यही है। इसमें से माइनस कर देंगे 5 लाख रुपए, जाएगा 22476 आ जाएगा हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल, लॉन्ग टर्म एसेट्स थी ना, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया। अच्छा, यानी कि क्या बोला? प्रीवियस ओनर का तुमने क्या ले लिया? कॉस्ट ले लिया। अच्छा, डिवेंचर्स की कॉस्ट ले ली, और प्रीवियस और पीरियड ऑफ होल्डिंग भी प्रीवियस ओनर का भी इंक्लूड किया गया, यही है। अगर मान लो डिबेंचर्स को, मान लो डिबेंचर्स को, ये जो डिबेंचर्स थे हमारे, डिबेंचर्स को कन्वर्जन किया ही नहीं होता, अगर मान लो कि नो कन्वर्जन टुक प्लेस, तो क्या होता? कोई भी कन्वर्जन नहीं हुआ है डिबेंचर का, तो सेल क्या किया? सेल वही डिबेंचर्स ही किए। रितिका ने क्या सेल किया? इशिता को डिबेंचर्स ही सेल किया। रितिका ने सेल किया इशिता को क्या? डिबेंचर्स। कौन से? 10,000 डिबेंचर्स थे एट द रेट ऑफ 10 ईच वाले। कितने में सेल किए सर? 25 ईच, 25 ईच में ही किए। तो अब बताओ क्या होगा? क्या कैपिटल गेन निकलेगा? यस, कैपिटल गेन निकलेगा। अब तो कैपिटल गेन निकलेगा ना, वेंचर्स को सेल कर दिया। तो बोलो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या निकलेगा? 10,000 इंटू 25, 2,50,000। अच्छा, 2 और 3 में ही इसको परचेज किया था। और सेल कब किया सर? सर सेल किया 1920 में, यानी कि 1
2019 में माइनस हो जाएगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब देखो इसमें क्या होगा, थर्ड प्रोवाइजो ऑफ सेक्शन 48 की थर्ड प्रोवाइजो बता ये बोलती है कि भाई जब डिबेंचर्स और बॉन्ड्स वगैरह को अगर बेचा जाता है तो उस पर हम इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं देंगे। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? उस पर हम इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं देंगे। क्यों? ऐसा क्यों? सोचो। क्योंकि 10% हमेशा इस पर इंटरेस्ट तो मिलता ही है ना, तो बोलो हर साल इस पर 10% का इंटरेस्ट मिलता है। तो जब 10% का इंटरेस्ट मिलता है तो आज की डेट में भी वैल्यू उसकी इतनी रहेगी या कम हो जाएगी? नहीं रहेगी, नहीं रहेगी ना, बढ़ेगी थोड़ी। बोलो। इसीलिए उनको क्या बोला कि 10%, जब उसको इंटरेस्ट हम फिक्स दे रहे हैं उस पर, तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या, जो इसको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। जब इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा तो बताओ क्या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी हो जाएगी? 10,000 इंटू 10। इतने में ही तो परचेज किया था, 1,00,000 रुपए। अरे बोलो कितना आ गया? 1.5 लाख। अब 1.5 लाख रुपए हो गया। 1.5 लाख रुपए पर टैक्स ला, इसको 1.5 लाख को क्या बोलेंगे? LT, लॉन्ग टर्म कैपिटल। अच्छा एक और बात बताओ, फिर अब टैक्स लाइबिलिटी कितनी आ जाएगी इसमें? नील। अच्छा मान लो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता तुम्हारा 4 लाख रुपए, तो क्या होगा टैक्स लाइबिलिटी? 4 लाख, 4.5 लाख, सॉरी 4.5 लाख रुपए होता, 4.5 लाख माइनस, पहले इसमें से क्या कर देते हैं 2.5 लाख की एग्जेम्पशन, फिर उसमें से उसका 10%, क्या बोला 10%, 20% नहीं, कितना परसेंट, कितना परसेंट लगेगा इस पे बॉन्ड को अगर सेल करोगे तो? बोलो बोलो। इंडेक्सेशन नहीं मिला तो बॉन्ड पे, बॉन्ड को सेल करने पे क्या, कितना कितना परसेंट का टैक्स? 10%, 20%? 10% का। अच्छा 10% का निकालोगे तो कितना आएगा? 4,50,000 माइनस 2.5 लाख, 2 लाख। 2 लाख का 10%, 20,000 रुपए। इस पर क्या आ जाएगा और ऐड क्या करेंगे? माइनस क्या करेंगे इसमें से? 87A का बेनिफिट मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा इसको भी। ठीक है, सीधा सीधा क्या हो जाएगा इस पे? टैक्स आ जाएगा कितना, जल्दी बताओ? 4% का। 20,800 का क्या मिल जाएगा टैक्स देना? समझ में आ रहा है? सेक्शन निपट चुके हैं यहाँ के आपके। ये देखो, आ जाओ, क्या लिखा है इसने? जब भी डिवेंचर वगैरह को सोल्व करेंगे तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या मानेंगे? डिवेंचर की कॉस्ट, डिवेंचर और बॉन्ड की। और पीरियड ऑफ होल्डिंग कहाँ से? सेल स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑफ परचेजिंग द डिवेंचर्स। ठीक है, नीचे एग्जांपल है, पढ़ लेना, बिल्कुल ही सेम एग्जांपल है, क्या चीज होगा क्या चीज नहीं होगा। अच्छा, एसटीटी पेड और एसटीटी नॉट पेड, डिफरेंस क्या हो जाएगा? जिसमें एसटीटी पेड किया है, जिसमें एसटीटी पेड किया है उसके लिए डिफरेंस क्या हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकालेंगे? ये लिस्ट, जिसमें एसटीटी पेड किया मतलब लिस्टेड, अरे यही होगा ना। कन्वर्जन करने के बाद शेयर को, कन्वर्जन करने के बाद शेयर को जब बेचा तो उस पर एसटीटी पे किया, मतलब वो लिस्टेड शेयर्स थे। जब लिस्टेड शेयर्स थे तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकालेंगे? मान लो कि पहला हो गया नॉट पेड। नॉट पेड में कितना है? शेयर की वैल्यू थी, शेयर कितने बेचा? 300 में बेचा, 750। ठीक है, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 100 इंटू 300, 100 डिवेंचर्स खरीदे थे 300 रुपए के। ठीक है, उनको कन्वर्ट किया गया, तीन तीन डिवेंचर बना दिया गया, सॉरी 3 शेयर्स बना दिए गए। डिवेंचर्स कितने थे? तो 3 शेयर्स बना दिए, तो कितने शेयर्स हो गए उसके पास? 300 शेयर्स। अरे बोलो, 100 डिवेंचर्स थे, 3 शेयर दे दिया उसको कन्वर्ट करके, तो 300 शेयर्स हो गए ना। अब 300 शेयर्स को बेचा उसने कितने रुपए में? 750 रुपए में अगर उसने बेचा है। ठीक है,
750 रुपये में बेच दिया और मार्केट वैल्यू 31 जनवरी 2001 को 500 रुपये की थी। अब इसने बोला कैपिटल गेन निकाल के बताओ, निकाल लोगे अपने आप ही? पहला पीरियड ऑफ होल्डिंग कितना था, 2 से लेके 19 तक लेंगे क्योंकि पिछला भी लेंगे। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स आ गया 300 के हिसाब से, हमने 750 के हिसाब से बेचा तो इतना आ गया। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालेंगे, कितना, 300 इंटू 100, इतने में ही परचेज किया था, परचेज कॉस्ट। और बेस ईयर कितना आ जाएगा, 23 और 1920, यही आएगा, आ गया, इतना आ जाएगा। अच्छा दूसरा केस क्या बोला उसने, एसटीटी पेड किया है। जब एसटीटी पेड किया है तो क्या हो जाएगा, सेम, ये तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो सेम आएगी, सॉरी फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या आएगा, जल्दी बताओ। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इस तरीके से निकालेंगे, हायर ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और लोअर ऑफ एफएमवी एज ऑन 31 2018 और एक्चुअल सेल्स वैल्यू, यही आएगा। अच्छा ये कितना आ गया, जितने में खरीदा था। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है, जितने में खरीदे, 100 इंटू 300, फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है, फेयर मार्केट वैल्यू 500 रुपये जो बताया था उसने एज ऑन 31/1/2018 को, 500 रुपये के हिसाब से, तो यानी 300 इंटू 500। और एक्चुअल सेल्स कितनी आ गई, 300 इंटू 750, जो भी इन दोनों में से लोअर कौन सा है, 1.5 लाख, इन दोनों में से हायर 1.5 लाख, कितना आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1.5 लाख, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स 112A हो जाएगा वो। ये तो डिफरेंस है, और क्या है, यही है ना। अच्छा अगर हमने सेल किया हो किसको, डिवेंचर और बॉन्ड्स को ही खाली सेल करोगे तो क्या हो जाएगा, वेयर बॉन्ड्स और डिवेंचर आर सोल्ड और ट्रांसफर्ड बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन शैल नॉट बी अलाउड। अलाउड रहेगा क्या बेनिफिट, जल्दी बताओ। एज पर थर्ड प्रोवाइजो टू सेक्शन 48 एक्सेप्ट सोवरेन गोल्ड बॉन्ड इशूड बाय आरबीआई। अच्छा टैक्स रेट शैल बी, कितना आ जाएगा, 10% इंस्टीड ऑफ 20%। समझ में आया या नहीं आया। बॉन्ड कौन से नहीं होने चाहिए, सोवरेन, एक्सेप्ट सोवरेन गोल्ड बॉन्ड इशूड बाय आरबीआई। इस पर तो बोलो, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड इशूड बाय आरबीआई, इस पर इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा आपको अगर इसको सेल कर दिया तो। समझ में आ रहा है। लेकिन अगर इसको रिडम्पशन होता है तो फिर उसको ट्रांसफर नहीं माना गया, लेकिन रिडम्पशन से पहले आपने सेल कर दिया किसी को तो भैया ट्रांसफर है। अच्छा ट्रांसफर है तो फिर क्या इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा, यस इंडेक्सेशन का बेनिफिट इस पर दिया जाएगा। समझ में आ गया, यही है। इतने डिवेंचर सेल कर दिए तो क्या होगा, सेल कर दिया, कोई भी इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट 10% से हो जाएगा और HEC का बेनिफिट आ जाएगा। अच्छा 87A का बेनिफिट मिल जाएगा अगर 5 लाख तक का होगा तो, 5 लाख तक का होगा तो, 5 लाख तक की अगर इनकम रही होती 87A का बेनिफिट मिल जाता, ठीक है। चलो खत्म हो गया, चैप्टर ही खत्म हो गया इस वाला का। अब सिर्फ अब एग्जामेशन रह गई है इसके अंदर, कैपिटल गेन की एग्जामेशन रह गई है, उसको पढ़ेंगे जल्दी जल्दी नेक्स्ट क्लास में। अभी इसको खत्म कर लो। सेक्शन 55A यानी रूल 111A, रेफरेंस टू वैल्यूएशन ऑफिसर इन केस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू नॉट एक्सेप्टेबल बाय AO। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। वैल्यूएशन ऑफिसर को जब बेच रहे थे हम, अभी पढ़ा था ना हमने क्या पढ़ा था कि वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफर कर सकते हो केस या नहीं कर सकते, ठीक किया था, तो बोलो आवाज आ रही है। वैल्यूएशन ऑफिसर को हम सेल कर सकते नहीं कर सकते। तो अब हो क्या रहा है कि वैल्यूएशन ऑफिसर को ट्रांसफर करेंगे केस या नहीं करेंगे। वेयर असेसिंग ऑफिसर इज नॉट सेटिस्फाइड, जहां पर असेसिंग ऑफिसर जो है वो सेटिस्फाई ही नहीं है विद द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट्स डिटरमाइंड बाय असेसी। असेसी ने कहा कि भाई फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो 30 लाख ही है, जो केस में हमारा था 30 लाख बताया था, जब रितिका ने सेल किया था इशिता को 30 लाख बताया था, लेकिन फेयर मार्केट वैल्यू क्या है, उसने बोला था SDV थी 50 लाख। तो वो कह रहा है कि कि फेयर मार्केट वैल्यू जो आप बता रहे हो ना, फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो SDV जितनी है उतनी तो है ही नहीं,
तो उसने केस किसको रेफर कर देना था? वैल्यूएशन ऑफिसर को, जो डिपार्टमेंट का बंदा है, ठीक है। अब वैल्यूएशन ऑफिसर को क्या हमेशा ही एओ केस रेफर कर देगा, ऐसे ही परेशान करता रहेगा हर एक केस के लिए? नहीं, कुछ केसेस हैं उसमें वो ट्रांसफर कर सकता है। कौन सा केस है ऐसा? देखो, अगर उसने बोला कि वेयर डिफरेंस जो था फेयर मार्केट वैल्यू डिटरमिन्ड बाय एओ, एओ ने जो निकाला, एओ कहता है कि भाई 50 लाख ही है, एओ क्या कहता है 50 लाख मोर देन, और डिफरेंस, और इसका क्या है, एओ क्या कह रहा है बोलो, 50 लाख है, और असेसी क्या कहता है ना ना 30 लाख है, ठीक है। असेसी कहता है कि मैं 30 लाख है, तो क्या दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, यानी कि डिफरेंस कितना आ गया 20 लाख का। अगर 20 लाख ज्यादा है कितने से, लोअर ऑफ 25,000 और 15% ऑफ वैल्यू डिटरमाइंड बाय असेसी, बताओ 25,000 और 15% ऑफ असेसी की, असेसी ने कितना निकाला था 30 लाख, 30 लाख का 15% बताओ कितना होता है, 30 लाख का 15% 4,50,000 रुपए। अब 4,50,000 इनमें से लोअर कौन सा है बोलो, 25,000, क्या इससे ज्यादा है 20 लाख? डिफरेंस जो आ रहा है दोनों में 25,000 से ज्यादा ही आ रहा है ना, तो जब 25,000 से ज्यादा है क्या रेफर कर सकता है केस? यस, रेफर कर सकता है। दूसरा था कि वैल्यूएशन डन बाय रजिस्टर्ड वैल्यूअर, रजिस्टर्ड वैल्यूअर होते हैं, आपको पता है वैल्यूएशन करने के लिए उनको रजिस्ट्री करनी पड़ती है, और रजिस्टर्ड वैल्यूअर होते हैं कुछ गवर्नमेंट के, ठीक है। तो अगर उन लोगों ने किया है और उस केस में असेसिंग ऑफिसर सेटिस्फाई नहीं है, तो वो भेज सकता है, तो वो क्या कर सकता है, तो वो भेज सकता है अपने डिपार्टमेंट को। समझ में आ रहा है? वैल्यूएशन ऑफिसर, an expert employed by income tax department to determine value of various assets। अच्छा एक बात बताओ, determine whether AO can refer the case to valuation officer or not, बताओ कौन बताएगा तुम में से? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, अच्छा सॉरी, फेयर मार्केट वैल्यू डिटरमिन बाय एओ, एओ कहता है कि फेयर मार्केट वैल्यू है 1,10,000 और असेसी कहता है कि 1 लाख है, तो क्या वैल्यूएशन ऑफिसर को केस रेफर किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? जल्दी बताओ, पहले तो ये निकाल लो डिफरेंस कितना है, डिफरेंस कितना है 10,000 का, ये ज्यादा होना चाहिए किससे, लोअर ऑफ 25,000 रुपए और 15% ऑफ असेसी ने जितना निकाला है, असेसी ने कितना निकाला है 1 लाख, 1 लाख, तो कितना आ जाएगा 15,000, तो लोअर कौन कितना आ गया 15,000, क्या ये 15,000 से ज्यादा है या नहीं है 10,000? नहीं, तो क्या वैल्यूएशन ऑफिसर को सेंड कर सकता है वो? समझ में आ गया? देखो डिफरेंस आया कितना, डिफरेंस 10,000 रुपए का, और लोअर, और कितना अमाउंट है बी से, बी बी मतलब लोअर ऑफ 25,000 और 15% इसका, तो 15,000 आया, 15,000, तो क्या इससे बड़ा है ये? नहीं, बड़ा नहीं है, तो कंडीशन नॉट ए, अगर बी से बड़ा होगा तभी जाके एओ कैन रेफर कर सकता है, वरना नहीं कर सकता। अब यहाँ पे एओ कैन रेफर कर सकता है, ठीक है। दूसरा केस आया, दूसरे केस में बोला कि डिफरेंस है 20,000 का, लेकिन 15,000 का आ रहा है, क्या तो लोअर वगैरह निकाल के 15,000 आ रहा है, इन दोनों में से 25,000 और 15% ऑफ 1 लाख 15,000, तो लोअर 15,000 आ रहा है, तो 15,000 क्या बोलो बोलो, 20,000 ज्यादा है या नहीं है? ज्यादा है तो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, एओ कैन रेफर कर देगा। ऐसे ही 30,000 ज्यादा है 25,000 से, एओ कैन रेफर कर सकता। समझ में आ गया? यस सर। चलो आ गया कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट पढ़ते थे, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट पढ़ते थे या नहीं पढ़ते थे हम बीच में? क्या बोलते थे कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को? एनी एक्सपेंड, देखो अब क्या बोल रहा है, एनी एक्सपेंडिचर ऑफ रेवेन्यू नेचर अलाउड एज एक्सपेंडिचर इन एनी हेड शैल नॉट बी कंसीडर्ड एज कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट
फॉर द कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन। समझो क्या बोल रहा है वो कह रहा है कि फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हम निकालते थे, मान लो 10 रुपए निकाले, हमने बोला कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमारी लगी 2 रुपए, और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट हम निकालते थे कितना, 1 रुपए, और 1 रुपए की वजह से हमारा क्या कैपिटल गेन कम करते थे या नहीं करते थे, बोलो बोलो, कैपिटल गेन कम हो गया 1 रुपए की वजह से, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट की वजह से। तो इन्होंने बोला कि कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट हम यहां पर आपको नहीं मानने देंगे अगर मैंने किसी और हेड में उस एक्सपेंडिचर का आपको अलाउंस दे रखा है। तो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? बात तो सही है ना, जब किसी और हेड में आपने उसका बेनिफिट ले लिया तो यहां पर क्या क्यों बेनिफिट लोगे, तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में आएगा ही नहीं। जैसे क्या चीज हो गया, जैसे मान लो कि कंस्ट्रक्शन अगर किया है, एडिशनल फ्लोर का कंस्ट्रक्शन कर दिया किसी का, तो उसको बोलेंगे वो हो जाता है कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में, क्योंकि किसी और जगह में हम उसका बेनिफिट नहीं देते हैं। लेकिन अगर आप बोलोगे इफ एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड एज माइनर रिपेयर, हाउस प्रॉपर्टी पर माइनर रिपेयर किया, व्हाइट वॉश किया और पेंटिंग वेंटिंग कर दिया उसको, ठीक है, तो उसके लिए उसको क्या कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट मानोगे? नहीं, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट नहीं। क्यों? क्योंकि आपको याद रहेगा जब हम उसको रेंट पे चढ़ाते थे हाउस प्रॉपर्टी को, तो वहां पर हमें किस चीज का बेनिफिट मिलता था, बताओ बताओ? 24A का बेनिफिट मिलता था, 30% सीधा सीधा एनएवी में से। वो किस चीज के लिए होता था? वो होता था कि तुम्हारे जो भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड खर्चे वर्चे हुए होंगे उसके रिगार्डिंग में तुम्हें डिडक्शन मिल रही है। तो ये इसी के रिगार्डिंग में डिडक्शन मिलती थी ना, जब हमें वहां पर डिडक्शन मिल रही है हाउस प्रॉपर्टी में, तो क्या यहाँ पर उसको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानेंगे? उसको नहीं मानेंगे, ठीक है। अच्छा, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट देखो क्या बोला था, पता ही है, बिफोर अगर 1/4/2001 से पहले अगर हमने किया था कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट तो उसको तो इग्नोर करते थे, याद है ना? क्योंकि क्या होता था, बोलो, अगर 1998 में अगर मैंने कोई कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट किया है तो क्या होता था बताओ? इसको तो इग्नोर करते थे ना। क्यों? क्योंकि वो तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में ही आ गया। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में क्या करते थे, अगर उससे पहले होता था, बोलो, फेयर मार्केट वैल्यू लेते थे ना हम 1/4/2001 की, तो यही लेते थे 1/4, तो इसी में इंक्लूड हो जाता था कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। इसीलिए क्या करते थे, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को इग्नोर कर देते थे अगर 1/4/2001 से पहले है। लेकिन अगर 1/4/2001 को या फिर उसके बाद हुआ तो बोलो बोलो, तो भाई जितना एक्सपेंडिचर किया उतना ही मान लेंगे, है ना। लेकिन इन केसेस में इंटेंजिबल एसेट्स अगर की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स में कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट शैल बी निल। समझ में आ रहा है? अगर हम कह रहे हैं, सोचो हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हमने मेहनत की, हमने और ज्यादा मेहनत की, हमने ब्रांड प्रमोशन किया, हमने बहुत सा मतलब खर्चा किया और ये सब चीजें किया, हमने और मेहनत की, तो इससे हमारी गुडविल बन गई मार्केट में। खर्चा करने से क्या गुडविल बन जाती है या सर्विसेज देने से गुडविल बनती है अच्छी? बोलो, अच्छी मार्केट में सर्विसेज दोगे और ना अच्छा ब्रांड बनाओगे तभी तो तुम्हारा गुडविल बनेगी, साल की इतनी मेहनत की, ठीक है। तो वो कहता है कि जब कॉस्ट ऑफ, अगर आप बोल रहे हो कि इंटेंजिबल एसेट्स की कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट की बात करोगे तो हम बोलेंगे उसकी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है निल, ठीक है, गुडविल। और बेशक तुमने कितने भी प्राइस में बेची हो, गुडविल भी बेच दी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमको, लेकिन आप बोलोगे कि हमने बनाई है और उसकी वैल्यू कुछ है, तो हम बोलेंगे कि किसकी वैल्यू क्या लेंगे हम? निल। राइट टू मैन्युफैक्चर, प्रोड्यूस और प्रोसेस ऑफ एनी आर्टिकल और थिंग, जिसको बोलते हैं पेटेंट राइट। समझ में आ गया? पेटेंट राइट जिसको बोलते हैं, उसकी भी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट क्या लेंगे? निल। राइट टू कैरी ऑन एनी बिजनेस और प्रोफेशन, फ्रेंचाइजी को बोलते हैं, को भी क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। फ्रेंचाइजी अगर सेल कर दिया तो उसको भी क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट उसकी निल है, ठीक है। चलो, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन किसको मानेंगे एट ग्लांस में? कैपिटल एसेट्स अदर देन शेयर्स, शेयर्स को छोड़कर परचेज अगर किया 1/4/2001 को, क्या था? परचेज कॉस्ट ऑनर आफ्टर 1/4, अगर बिफोर किया है तो परचेज कॉस्ट और एफएमबी 1/4/2001 विच एवर इज हायर, पढ़ चुके हैं हम ये सारा। इन केस ऑफ शेयर्स, ओरिजिनल शेयर्स, बोनस शेयर, राइट शेयर और रीअनाउंस का भी केस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम ऊपर,
अच्छा, इन केस ऑफ सेल्फ जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट्स, अब समझो क्या बोल रहे हैं। सेल्फ जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट्स कौन कौन से होते हैं हमारे? गुडविल होता है, गुडविल ऑफ द बिजनेस, नॉट प्रोफेशन। प्रोफेशन वाले को नहीं बोला हमने, किसकी बोल रहे हैं हम? इन चीजों की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमेशा निल मानेंगे। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की बात कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट नहीं। इंटेंजिबल एसेट्स की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को निल मानेंगे, ठीक है। निल मानेंगे बोले तो किसकी? कॉस्ट ऑफ गुडविल ऑफ बिजनेस, गुडविल ऑफ बिजनेस, लेकिन नॉट प्रोफेशन, प्रोफेशन नहीं आएगा इसमें, ठीक है। राइट टू कैरी ऑन एनी बिजनेस और प्रोफेशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निल। राइट टू मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस और प्रोसेस एनी आर्टिकल और थिंग, पेटेंट राइट, उसको भी निल। ट्रेडमार्क और ब्रांड नेम एसोसिएटेड विद बिजनेस, देखो क्या बोला, ट्रेडमार्क और ब्रांड नेम एसोसिएटेड विद बिजनेस। टेनेंसी, टेनेंसी राइट दे दिया। स्टेज कैरेज परमिट, स्टेज कैरेज परमिट मतलब पता है ना, जो बस वगैरह जो चलती है उनको परमिट जो दिया जाता है, अरे वो पता है ना, परमिट दिया जाता है उनको। तो उनको अगर उसको उसका भी अगर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या बोलेंगे? निल। कि तुम बोलोगे कि नहीं स्टेज परमिट का मैंने वो खर्चा किया या कुछ किया इंटेंजिबल एसेट उसके लिए नहीं, उसका निल। लूमार्स, लूमार्स, लूमार्स का मतलब क्या चीज हो गया? लूमार्स का भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं लाएगा सर। लूमार्स मतलब क्या है? लूमार्स मतलब पता है आपको? जैसे मान लो कि मिस्टर एक्स ने एक अपनी फैक्ट्री में कोई मशीनरी इंस्टॉल कर दी, ठीक है। अब मशीनरी इंस्टॉल कर दी तो अपनी फैक्ट्री में अपने लिए ही करेगा, ठीक है। और उसको यूज कर रहा है, उसकी ऑफिस टाइमिंग मान लो है 9 बजे से लेके 9 AM से लेके 8 बजे तक, शाम के 8 बजे तक, 8 PM तक चलता है उसका वर्किंग। उसके बाद उसने किसी मिस्टर वाई से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि ये जो मशीनरी है तुम यूज कर लो, कौन से आवर्स में? तो 8 PM से लेकर सुबह के 8 9 AM तक, जिस वक्त हम यूज नहीं कर रहे हैं इस वक्त आप यूज कर रहे हो, इसको बोलते हैं 2 मार्स। तो इस वक्त यूज करने के लिए उसको उससे पैसा चार्ज कर लिया, ठीक है। 2 मार्स अगर अपने दे देता है, किसी को भेज देता है, और उसके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निल मानेंगे। समझ में आ गया? समझ में। अच्छा ये बात बताओ, इन केस देयर इज अन एनी अदर सेल्फ एक्वायर्ड एसेट्स, अगर सेल्फ एक्वायर्ड एसेट्स होता है तो क्या होता है? इट विल नॉट बी चार्जेबल टू टैक्स एज पर रूलिंग CIT वर्सेस BC श्रीनिवासा 1981 में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है। उसने क्या बोला? उसने बोला कि इट वॉज पॉइंटेड आउट, ऐसा पॉइंटेड आउट किया गया था दैट वेयर इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स, अगर कोई भी कैपिटल एसेट ट्रांसफर की जाती है और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, जैसे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन तो आपने बोल दिया, लेकिन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट जो है इसको डिटरमाइन ही नहीं किया जा सकता है। जब इसको डिटरमाइन ही नहीं किया जा सकता तो गवर्नमेंट ने कहा कि इस केस में रूलिंग दी, जजमेंट दी अपनी कि
भाई नॉट असर्टेनेबल होगा तो उसको उस पर टैक्स ही नहीं लगाया जाएगा। ऐसे केस में इन पर कोई भी टैक्स लाइबिलिटी नहीं लगेगी, यानी कि नो कैपिटल गेन। समझ में आया या नहीं आया? जैसे कि सर एग्जांपल बताओ, मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई स्टार्टेड अ बिजनेस एंड प्रोफेशन रेस्पेक्टिवली। प्रोफेशन, ये कौन है? एक्स ने बिजनेस स्टार्ट किया है, रेस्पेक्टिवली बोला मतलब एक्स का क्या है बिजनेस, वाई का क्या है प्रोफेशन। एज ऑन 1/4/2001 को उन्होंने स्टार्ट किया, ठीक है। एंड एक मिस्टर एक्स सोल्ड द गुडविल ऑफ बिजनेस। इसने क्या किया, मिस्टर एक्स ने जो अपनी गुडविल थी उसको सोल्ड कर दिया, और मिस्टर वाई ने अपने प्रोफेशन की गुडविल को सेल कर दिया, ठीक है। 40 लैक्स का 1/10/2019 को। तो क्या होगा जल्दी बताओ? तो होगा क्या, मान लो कि सेल ऑफ गुडविल किया, तो सेल ऑफ गुडविल कितने का किया सर? 50 लाख का किया था। 50 लाख लिखा सर, 40, हाँ 50 लाख का किया है। सेल ऑफ गुड बिजनेस हुआ 50 लाख का, और सेल ऑफ गुडविल, जो प्रोफेशन की गुडविल जो सेल की है वो 40 लाख की है। तो गुडविल के बारे में क्या बोलेंगे? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 50 लाख। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी आएगी बताओ बताओ? नील आएगी ना, यही तो बताया था बिजनेस के लिए। बिजनेस के लिए नील, जब नील आएगा तो 50 लाख का कैपिटल गेन आ गया। लेकिन अगर सेल ऑफ गुडविल ऑफ प्रोफेशन करोगे तो नो कैपिटल गेन शैल बी कंप्यूटेड इन केस ऑफ सेल्फ जनरेटेड गुडविल ऑफ प्रोफेशन, यही बताया था ना। एनी अदर केस, यहां पे क्या प्रोफेशन ऐड होता था? एनी अदर बोलो, नहीं था। यहां पर क्या है, यहां पर आ गया, तो यहां पर आ गया मतलब उसको टैक्स ही नहीं लगेगा प्रोफेशन को। समझ में आ गया पूरा सही से? चलो ये लास्ट हो गया पूरा सेक्शन। ये 112(1) आपने पढ़ रखा है पहले से ही। 112(1) वही जो सिंपली मैं जिसको 112 कहता था वही है 112(1), अदर देन कवर्ड अंडर सेक्शन STCG 111A और LTCG 112A। क्या बोलते थे, कितने परसेंट से टैक्स रेट है उसका? 20% से लगता था, 20% से लगता है ना इस पे LTCG। और क्या बोला उसने, इन केस ऑफ LTCG जो इंडिविजुअल और एचयूएफ है, अनएग्जॉस्टेड लिमिट अगर 2.5 लाख की होती है, तो मान लो सिर्फ इसको यही है 4 लाख का ही क्या हुआ, इसको LTCG हुआ, तो इसमें से डिडक्ट किया जाएगा नहीं किया जाएगा अनएग्जॉस्टेड लिमिट 2.5 लाख का? बोलो। यस, डिडक्ट किया जाएगा, डिडक्ट किया जाएगा। एंड नो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U अलाउ। LTCG में से तो अलाउ होता ही नहीं था, पहले से बताया था ये तो। 80C टू 80U अलाउ होता है LTCG में से? नहीं होता, पहले से ही पता था ये तो। चलो ये भी लास्ट है, लास्ट है, इसको देख लो क्या बोला। केस वेयर द एसेट आर लॉस्ट या फिर डिस्ट्रॉयड इन फायर एंड इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड होता है। देखो क्या बताया था मैंने, कोई भी एसेट डिस्ट्रॉय हो गई और उसका इंश्योरेंस क्लेम मिला तो कैपिटल गेन होता था, याद आ रहा है? कैपिटल गेन कब लगता था? जिस ईयर में ट्रांस मतलब डिस्ट्रॉय हो गया वहां पर कैपिटल गेन कैलकुलेट करते थे। लेकिन टैक्स कब करते थे? जब इंश्योरेंस क्लेम मिलता था। अच्छा, इंश्योरेंस क्लेम कब मिलता था? अगर मान लो इनिशियल कॉम्पनसेशन का इंश्योरेंस क्लेम जिस ईयर में मिला उस ईयर में, और इनिशियल कॉम्पनसेशन का अगर जो कॉम्पनसेशन है वो इंस्टॉलमेंट में मिलता है, तो जब पहली इंस्टॉलमेंट मिली तभी हमें पूरा का पूरा टैक्स दे देना है, यही था, याद आ रहा है? और अगर मान लो कि एनहेंस्ड कॉम्पनसेशन हुआ, तो एनहेंस्ड कॉम्पनसेशन के चक्कर में क्या होगा, तो जब मिलेगा तब करेंगे, चाहे वो इंस्टॉलमेंट में ही क्यों ना मिला हो, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, उसके कैपिटल गेन की बात कर रहे हैं कि किस किस में टैक्स किया जाएगा। देखो, इफ आइटम्स आर लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड, अगर ये आइटम लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड हो गया फायर में या फिर और इंश्योरेंस क्लेम मिला, मान लो स्टॉक हमारा बह गया या जल गया, समझ में आ रहा है, और इंश्योरेंस क्लेम मिला, तो क्या होगा, उसमें कैपिटल गेन निकलेगा या पीजीबीपी में लॉस जाएगा? लॉस कहाँ पे जाएगा? पीजीबीपी में। अगर इनकम हुआ तो पीजीबीपी में टैक्सेबल कर देंगे पीजीबीपी में, या लॉस हुआ तो अलाउड टू बी डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर मशीनरी है जो कि डेप्रिशिएबल एसेट्स है, डिस्ट्रॉयड इन फायर और इंश्योरेंस क्लेम मिल गया, तो टैक्सेबल अंडर दी हेड कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकलेगा हमेशा मशीनरी के केस में, डेप्रिशिएबल था, बताया था हमेशा। अच्छा, पर्सनल गोल्ड वगैरह, गोल्ड चेन हो गया या फिर डायमंड रिंग हो गई, लॉस्ट हो गई ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द फायर, या फिर लॉस्ट या फिर जल गई, तो क्या बोलेंगे उसको? इंश्योरेंस क्लेम मिल गया तुम्हें, तो क्या बोलेंगे?
देयर आर, दीज आर नॉट पर्सनल इफेक्ट बट कैपिटल एसेट से, ये कैपिटल एसेट से कैपिटल गेन शैल अराइज, कैपिटल गेन अराइज हो जाएगा अगर इंश्योरेंस क्लेम मिला तो ही, अगर इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिला तो कैपिटल गेन नहीं लगेगा। यहाँ तक की क्लास समझ में आ गई है पूरी। अब सिर्फ एग्जामिशन बच गया है आपका, एग्जामिशन का एग्जामिशन है 4-5 एग्जामिशन है, बाद कैपिटल गेन खत्म हो जाएगा।